कैसे हो आप लोग? ये कौन आते हैं गुड नाइट? इतनी जल्दी सो रहे हो? यहाँ पढ़ लेते हैं घंटे 1.5 घंटे। तो कब से वेट कर रहे हैं क्यों? आज की क्लास किस किस ने ली? थोड़ी मोटिवेशन आई तुम लोगों में? हाँ, जयपुर में बरसात बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं जो तुमसे पूछना चाह रहा हूँ वो बताओ मेरे को तो। हम्म। मुझे ये बताओ, आज की क्लास किस किस ने ली और थोड़ी मोटिवेशन आई? तो इसलिए मैं तुम्हारे जो है वो तो 1.5 घंटे पढ़ाओगे। हाँ, तुम्हारी इच्छा उतना पढ़ाऊंगा, मैं मना थोड़ी करता हूँ कभी तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। तो क्या याद रखना है? तो जो आज तो सर आप टाइम पर आ गए, अब टाइम पर तो आना पड़ता है ना। अब मैं भी जो, हाँ, राजस्थान पॉलिटी कब शुरू होगी? बस राखी बाद 21 से राजस्थान इको और पॉलिटी और साथ में इंडियन इको। हाँ, अभी यूट्यूब पे जो क्लास हुई थी और दोस्तों जो है वो अगर आपने सुन लिया है तो थोड़ा जो है वो अपना और बढ़िया करें। हाँ, 11 बजे तक पढ़ा दो सर। 11 बजे तक नहीं है, मूल अधिकार कंप्लीट करवाने में 5 मिनट में करवाऊंगा, फिर मैं जा रहा हूँ भाई। ठीक है, चलें? चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और बात करते हैं अपन लोग किस चीज़ के बारे में। अपन लोगों ने जो आर्टिकल पढ़े थे वो तुम लोगों को याद हो गए। हाँ, अब कोई बोलेगा सर मूल अधिकार पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ, क्वालिटी बुक नहीं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत है। अब बात करते हैं, अपन लोगों ने आर्टिकल 12 पढ़ा राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 पढ़ा विधि के बारे में, 14 पढ़ा विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण है, और 15 पढ़ा दोस्तों हम लोगों ने ये क्या पढ़ा? 15 हम लोगों ने कि आपके इन 5 आधार पे भेदभाव नहीं होगा। 16 जो है वो दोस्तों 6 आधार पे रोजगार में भेदभाव नहीं होगा। 17 दोस्तों जो है वो आप लोगों ने पढ़ा, क्या याद रखना, कि जो है स्पर्शता का अंत, 18 उपाधियों का अंत है, और 19 जो है आप लोगों ने पढ़ा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 आप लोगों ने पढ़ा दोस्तों जो है वो अपराध के दोष सिद्धि से संबंधित। 21 तुम लोगों का अभी पेंडिंग है, और 22 दोस्तों जो है वो याद रखना तुम लोगों ने गिरफ्तारी से संबंधित मामला पढ़ा। 23 में तुमने कहा कि मानव दुर्व्यापार, बेगार और जो है वो बलात्श्रम नहीं होगा। 24 में तुम लोगों ने कहा कि जो है वो, हाँ, 14 वर्ष से कम के बच्चों को जो है वो नियोजित नहीं किया जाएगा। 25 में तुमने कहा कि धर्म का आचरण मानना, अंतःकरण करना, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 धार्मिक विषयों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। 27 जो है वो दोस्तों किसी टैक्स के पैसे को धर्म के कार्य में खर्च नहीं किया जाएगा, या किसी धर्म विशेष के लिए जो है वो दोस्तों के टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 28 जो है वो दोस्तों धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान, जिसमें राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित में नहीं दी जाएगी, ट्रस्ट में दी जा सकती है, मान्यता प्राप्त और आर्थिक सहायता प्राप्त में दी जा सकती है, लेकिन दोस्तों जो है वो वहां पर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो उपासना में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बताओ किस किस को याद? सब याद हो जाएगा सुशील, नो टेंशन नो फिकर, जिला शिखर। हाँ, अब 21 ए भी पढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार भी पढ़ेंगे, इतना पढ़ा तुम लोगों ने। 29 में तुमने कहा कि भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। 30 में कहा कि अल्पसंख्यक जो भाषा एवं धर्म के आधार पर जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक है वो लोग जो है वो दोस्तों अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का प्रबंधन कर सकते हैं, सरकार उनको सहायता जरूर देगी। इतना क्लियर है क्या? पढ़ा दूं फिर आगे का? कंप्लीट करें मामला? श्योर? सब कुछ याद है तुम लोगों को? पक्की बात है? चलो तो फिर बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे, और आगे चलते हैं और दोस्तों इसे कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद में दोस्तों जो है वो आगे और सारी चीज़ें भी हम लोगों को कवर करनी है। हाँ, और तुम्हारे अभ्युदय बैच स्टार्ट हो रहा है, अपने साथ वालों को बताया नहीं बताया तुम लोगों ने अब तक? अब तक नहीं बताया तो किस चीज़ के इंतजार में हो तुम लोग? बता दो भाई अब तो एटलीस्ट। हाँ, अब जो है वो दोस्तों हम लोग जो है वो आर्टिकल 30, 31 सारे जो है वो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, और आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है आर्टिकल दोस्तों जो 31 पे। आर्टिकल दोस्तों जो है वो 31 पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की आप लोगों को जरूरत है। पर चलो कोई नहीं, तुम तो सब पे फोकस करो, सब कवर करवाता हूँ। सर पहली जो है वो मान तो मारो 21 वालों पढ़ा दो। चलो तो थान पहली जो है वो आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, बता दिया ना सुशील, रात के बाद आते चालू करवा देंगे, एकदम श्योर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब स्टार्ट करें? हाँ, तो चलो फिर बाद में स्टार्ट करते हैं। स्टेट पॉलिटी में पढ़े हो,
हाँ तो दोस्तों जो स्टार्ट करते हैं, और अब हम जो है वो आर्टिकल 21 में पढ़ते हैं, और सारे आर्टिकल जो है वो आज हम लोग जो कवर करेंगे। आर्टिकल 21 क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब यहाँ बात ये आती है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है क्या? मतलब तुम लोगों के इस आर्टिकल में कौन कौन सी आप लोगों को स्वतंत्रता मिल रही है? याद रखें, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का मतलब है तुम्हें जीने का अधिकार भी है, तुम्हें जो है वो निजता का अधिकार भी है, तुम्हें जो है वो काम पाने का अधिकार भी है, तुम्हें भ्रमण का भी अधिकार है, सारे अधिकार है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। एक शब्द सुनते हो तुम लोग, बार बार सुनते हो क्या? एक आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक आता है दोस्तों जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक आता है विधि द्वारा उचित प्रक्रिया। विधि की जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की जो है उचित प्रक्रिया। इन दोनों में क्या अंतर है ये बताओ, कोई बता सकता है क्या? सारी जनता सारे आर्टिकल पढ़ लेती है, इस पे ध्यान ही नहीं देती। एनीवन कोई बता सके? आज वाली गलत सुमन जी, हमने तो कल ही पढ़ लिया था। हाँ बताओ, बता सकता है कि कोई स्टूडेंट जिसने पहले कहीं से भी पढ़ा हुआ है? मैं बस ये एक सिंपल सी चीज़ तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और उचित प्रक्रिया के अंदर दोस्तों जो है वो क्या अंतर है? एनीवन? जैसे कि ना ना नहीं पता सर, फर्स्ट टाइम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। एस्टेब्लिश प्रोसेस ऑफ लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये शब्द भी आता है। अब तो उचित प्रक्रिया भी, मेनका गांधीवाद में हम लोगों ने उचित प्रक्रिया भी अपना लिया। अब देखो समझिए, यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह है कि आपके आर्टिकल 21 को जो है वो दोस्तों निलंबित किया जा सकता है, लेकिन ये दोस्तों जो है वो एक संकीर्ण अवधारणा है। ये क्या है? आपकी एक संकीर्ण अवधारणा है, और ये एक व्यापक अवधारणा है। और इस संकीर्ण अवधारणा में ये कहा जाता है कि दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है कोई भी कानून जो है ना वो बनाया जाए, या कोई भी विधि जो है ना वो बनाई जाए ना, उसे स्थापित करने की प्रक्रिया फॉलो करो। आप जो है उसे स्थापित मतलब उसे बनाने की प्रोसेस आप फॉलो करो। बनाने की प्रक्रिया जो है वो सही है या नहीं है, केवल इसकी यही जांच की जाती है। तो गुरुजी समझे नहीं? मतलब कोई भी लॉ बनाया दोस्तों जो है, उस कंडीशन में उसे लॉ को जो है वो बनाने की प्रोसेस जो है वो सही है या नहीं है, केवल इतना ही चेक किया जाता है कि लॉ जो है वो बनाया तो लोकसभा में आया, राज्यसभा से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, ये तरीका सही है क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, केवल इतनी बात करते हैं। क्या इतनी जांच करने से सारा काम हो जाता है क्या? हाँ, इतना जांच करने से सारा काम हो जाता है कि? मुझे तो ये बताओ, मेरे हिसाब से सारा काम इतने से तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि केवल विधि बनाने की प्रक्रिया सही है या नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। इससे काम नहीं चलेगा। मान लो अगर सरकार जो है पूरी प्रोसेस प्रॉपर फॉलो कर रही है, लेकिन वो चीज अगर आपके मूल अधिकारों के खिलाफ है, वो चीज संविधान के अनुरूप नहीं है, तो फिर बाद में क्या मतलब हुआ? तो विधि की स्थापित प्रक्रिया तो फॉलो होनी चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों यह सिद्धांत यह जांच करता है, यह सिद्धांत यह जांच करता है, यह सिद्धांत यह जांच करता है कि कानून जो है वो दोस्तों मनमाना तो नहीं है, अन्यायपूर्ण तो नहीं बनाया कहीं, हाँ, यह दोस्तों जो है वो असंवैधानिक तो नहीं है। इसे इन दोनों में अंतर है। आगे ये शब्द आएगा तो इन शब्दों को मैं समझा देता हूं। जैसे आपके विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण तुम लोगों ने पढ़ा, वैसे ही तुम लोगों को ये पढ़ना है। हाँ, क्या याद रखना है तुम लोगों को? विधि की स्थापित प्रक्रिया और उचित प्रक्रिया में अंतर क्या है? ये आपके अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, ये आपका ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। हम इन लोगों को जो है वो निधि कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइव पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। निधि यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लाइव पढ़ना। जैसे आपने भी कमेंट किया और मैंने आपको कमेंट देख के जो है वो बताया, ठीक है। और प्रियंका ने जो बात कही वो मैंने सुनी, अपर्णा ने, सुनील ने, पूर्णा ने, पूनम ने ये कही, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब चले आगे। वो तो का तो कोई इलाज नहीं है। अब जो है वो नई चीज़ तो है नहीं, पुराने वाले एक बार जो है वो ऐप के ऊपर जो है वो हैकिंग हुई थी, तो उसका कोई इलाज नहीं है। गलत तो इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबको सुधारने में जो है वो समय लगता है, तो सुधार रहे हैं। लाइव में ही आनंद आता है, लाइव ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बुक आएगी संजू,
लेकिन समय लगेगा, बुक आएगी बेटे, समय लगेगा। ठीक है, चलो तो फिर अब आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं दोस्तों। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया, दोस्तों मैं आप लोगों को समझाता हूं। स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि कानून जो बनाया गया है, कानून बनाने की प्रक्रिया फॉलो की गई है या कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इस पर यहां तक पूरा मामला हो गया। और विधि की उचित प्रक्रिया क्या बोलती है कि दोस्तों ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बताता है कानून जो बनाया गया है उसकी प्रोसेस फॉलो करिए, ठीक बात है, लेकिन वो कानून कहीं मनमाना तो नहीं है, वो कानून कहीं अन्यायपूर्ण तो नहीं है, वो कानून दोस्तों जो है वो असंवैधानिक तो नहीं है। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 19 दोनों चीजें बताता है। तो बात करें दोस्तों अपन यहां पे, तो आर्टिकल 21 क्या देता है, किसी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता, नहीं तो नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए दोस्तों जो है यहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर पहलू पे जाता है, और हर पहलू पे जाता हुआ सुप्रीम कोर्ट ने अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की व्याख्या हुई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा कौन से मूल अधिकार की व्याख्या की गई है, सबसे ज्यादा कौन से मूल अधिकार की व्याख्या की गई है, तो आप लोग बताओगे कि सर 21वां जो है ना उसकी सबसे ज्यादा व्याख्या की गई है। क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल नहीं है, मतलब आर्टिकल 21 में जो है वो 19 इंक्लूड नहीं है, आर्टिकल 21 में 19 इंक्लूड नहीं है। एक संकीर्ण व्याख्या थी, याद रखें दोस्तों। ये गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में आर्टिकल 19 शामिल नहीं है, जीवन के अधिकार के अंदर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार शामिल नहीं है। उन्होंने संकीर्ण व्याख्या की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेनका गांधीवाद में डिसीजन देता है कि दोस्तों जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, और जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या करके कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है कि शिक्षा का अधिकार भी मिलना चाहिए, आदमी को रोजगार भी मिलना चाहिए, अच्छा पर्यावरण भी मिलना चाहिए, उसकी प्राइवेसी भी होनी चाहिए, उसे हेल्थ भी मिलनी चाहिए, पेंशन भी उसे मिलनी चाहिए, उसकी सुनवाई भी होनी चाहिए, उसे सूचना भी मिलनी चाहिए, उसे नींद लेने का अधिकार भी है। बताओ, मानते हो तुम लोग, मानते हो क्या क्या अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे जो है वो दोस्तों जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहले आर्टिकल इसकी, हाँ एकदम कुलदीप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहले कहते हैं कि आपके आर्टिकल 21 में 19 इंक्लूड नहीं है, लेकिन मेनका गांधीवाद के अंदर जो है, मेनका गांधी केस के अंदर दोस्तों जो है वो ये कहा जाता है कि आर्टिकल 21 के अंदर है, 19 तो इंक्लूड है ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। जीवन के अधिकार में जो है वो नींद लेने का अधिकार है, काम प्राप्त करने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा व्याख्या किसकी हुई है तो बता दोगे, सबसे ज्यादा व्याख्या पूछ ली जाए तो बता दोगे क्या, मेरे को तो ये बताओ श्योर। आर्टिकल 21 क्लियर, कई देर से टेंशन में आ रहे थे सर सारे आर्टिकल पढ़ा दिए 21 नहीं बताया, सारे आर्टिकल बता दिए जो है वो 21 नहीं बताया। ये कौन है सर, क्लास का टाइम फिक्स, ये कौन थे भी, एक बार गांव में सुनवाई करो हमारी। अंकित कह रहा है सर क्लास का टाइम फिक्स करो, हम गांव से सुनवाई करो हमारी। ये और किसकी मांग है, फिर सब्जेक्ट भी फिक्स कर लो, तुम्हारी इच्छाएं रहती है ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो। मैंने कहा था ना तुम लोगों को राखी तक मेरी जो है वो टाइम के ऊपर मत जाना, एक बार राखी तक जो है वो बताया था ना मैंने तुम लोगों को, काम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये समस्या है, मुझे भी पता है। हाँ लेकिन टाइम सही तो है, मैं कहता हूँ तब तो तुम आ ही जाते हो, और क्या चाहिए तुम्हें, टाइम फिक्स ही तो, और क्या चाहिए तुम लोगों को। सुबह देखो अपनी क्लास मुश्किल से ही होती है भाई, ये पहले ही पता है सबको, मेरे पुराने स्टूडेंट को पता है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसको ये लगता है कि नींद जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, क्लास का टाइम सबका फिक्स है, मेरी एक क्लास से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मुझे इतनी सहूलियत नहीं दे सकते जब मैं तुम्हें इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। हाँ
जब मैं तुम्हें इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो क्या तुम इतना भी नहीं सोच सकते कि मेरी क्लास से क्या फ़र्क पड़ता है, कभी भी हो जाओ। मेरे पुराने स्टूडेंट अगर तुम लोग पुराने प्लेटफॉर्म पे देखते थे ना, हाँ, तो उस समय जो है वो ये तका था कि एक दिन मेरे से सुबह शाम को 4 बजे जो है वो क्लास लगानी थी, मेरे से सुबह 4 बजे क्लास लग गई। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो हटा देंगे, अब लग गई तो लग गई। तो फिर बाद में क्या, मेरे को उस दिन नींद नहीं आई, तो मैं 3-1 बज गए, तो मैं सोचा 4 बजे क्लास लेके सोएंगे। सुबह 4 बजे मैंने क्लास स्टार्ट की ना, तो भी जो है वो आ गए। मैं कहा तुम लोग क्या कर रहे हो, सोते नहीं हो तुम लोग? कैसे नोटिफिकेशन आया तो हमने सोचा कोई तो काम की बात होगी, तो चलते हैं, फिर बाद में उठ जाते हैं। क्या 4 बजे उठ जाते हैं। उसमें भी जनता जो है वो आ गई थी। तो सर्विस कैंडिडेट के लिए सही है सर, टाइम आपकी क्लास में लाइव आ पाते हैं, तो वही रहेगा, या तो सुबह रहेगा या शाम को, टाइम फिक्स है। क्लास आपकी जो 7 से 10 के बीच में होगी। तो मेरी एक सहूलियत मेरे को दे दो कि जो है तुम लोग मुझे टाइम में मत बांधो। एसीएफ की बात है, ज्योति को पता भी है ये। थोड़े दिन कर लो और कर देंगे फिक्स एक बार। क्या बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं ना, इसकी वजह से फिर आरएस वालों के लिए केवल जो है टाइम देना है, तो फिक्स कर देंगे अपने कैंप। फिर भी मैं 2-3 चीज़ बता देता हूँ। मैं सप्ताह में एक दिन जो है वो क्लास नहीं लेता, फिर मैं संडे को ले लेता हूँ। जिस दिन मैं सुबह क्लास नहीं लेता उस समय मैं शाम को कर लेता हूँ, बस इससे ज़्यादा और क्या। ठीक है, अब चले आगे। चलो तो आगे बात करते हैं और आगे ध्यान देते हैं। तो उसके बाद में आर्टिकल 21 की व्याख्या की गई। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों आपके यहाँ पे निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, कहते हैं ना कि ये फोन इसका जो लॉक बताओ को नहीं बताऊं, नहीं बताऊं तो नहीं बताऊं, है ना, आपकी निजता का अधिकार। आप अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताएं तो नहीं बताएं। बहुत सारे मामलों के अंदर है, जब जो है वो फोन जो है वो बरामद कर लिया जाता है, उसके बाद में भी अगले की निजता है, वो नहीं बताना चाहता तो नहीं बताना चाहता। देखते हो ना तुम लोग, अगला पासवर्ड नहीं बताया तो नहीं बताया, चाहे कुछ ही करो, बोले अगले की निजता है, उसकी प्राइवेसी है। अब आप जो ढूंढ रहे हो वो तो है ही, लेकिन उसके अंदर और क्या मिल जाए यार, अगले की निजता है। आप देखते हो ये लोग, बहुत सारे लोग एप्पल का फोन रखते हैं क्योंकि उसकी प्राइवेसी बहुत अपने आप में सुप्रीम है। एप्पल वाले सरकार क्या देना तो भी जो है उसका फोन का लॉक खोल के नहीं देते। एप्पल वाले कहते हैं निजता का अधिकार जरूरी है, राइट टू प्राइवेसी जरूरी है। इसके अंदर आपके काम का मिले नहीं मिले, लेकिन अंदर अगले का क्या मिल जाए, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी आर्टिकल 21 में इंक्लूड है। और वो कौन से, पुट्टा स्वामी मामले के तहत 2017 के अंदर दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो इसे शामिल किया गया। राइट टू प्राइवेसी जो है वो दोस्तों जो है वो ये भी जो है वो शामिल किया गया, तो याद रख लेना। बट बिना परमिशन निकाल सकते हैं। अब किसी का पासवर्ड पता हो आप तो ऐसे करो तो गलत ही बात है। वैसे हमें हर आदमी की निजता को बनाए रखना चाहिए, उसकी प्राइवेसी के अंदर दखल नहीं देना चाहिए। अब उसके बाद में उसके साथ साथ दोस्तों एक चीज मामला क्लियर हो गया। पुट्टा स्वामी मामले के अंदर, पुट्टा स्वामी बनाम है भारत सरकार वाद जो था आपका, पुट्टा स्वामी बनाम भारत सरकार मामले के अंदर जो है वो ये कहा गया कि जो है वो निजता का अधिकार भी एक जो है वो मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार भी दोस्तों क्या है, एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल दोस्तों जो है वो 21 जो है वो राइट टू प्राइवेसी को भी इंश्योर करता है। तो ये पूछ ले तो बता दोगे, और भूल जाने का अधिकार भी है, नहीं बताओ तो नहीं बताओ, कोई ये कोई बात थोड़ी है। अब आगे बात करते हैं। फिर एक आता है अरुणा शानबाग वाला मामला आता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अरुणा शानबाग केस 2011 के अंदर जो है वो एक बात आती है, इच्छा मृत्यु। दोस्तों किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूथेनेशिया। मैंने कहा था ना आर्टिकल 21 सबसे ज्यादा एक्सप्लेन हुआ है, सबसे ज्यादा व्याख्या हुई है। अब किसी ने कहा सर जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार भी है क्या, जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार भी शामिल है क्या? अब ये तगड़ा मामला हुआ भाई, जीवन के अधिकार में क्या मृत्यु का अधिकार शामिल है क्या? के ऊपर तो भारी डिबेट हो सकती है। तो इस डिबेट के में अंदर नैतिकता में अगर हम लोग जाएं तो मनुष्य जीवन जो है वो दोस्तों जो है वो दे सकता है, मनुष्य जो है वो दोस्तों जो है वो जीवन बचा सकता है, लेकिन दोस्तों मृत्यु का अधिकार जो है वो शामिल है क्या? तो ये तो अपने आप में भारी क्वेश्चन था। मृत्यु का अधिकार आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते ये चीज। तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो एग्जैक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने, जब हम यूथनेसिया के बारे में बात करते हैं, एथिक्स का टॉपिक हम बहुत अच्छे से बात करके रिलेट करके कभी बात करेंगे जब आप मुझसे नीति शास्त्र पढ़ेंगे। यूथनेसिया के कुछ सकारात्मक पक्ष भी है, कुछ नकारात्मक पक्ष भी है। तो इच्छा मृत्यु जो है वो दोस्तों हमारे यहाँ पे लीगल नहीं है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग मामले में यह कहा कि कोई व्यक्ति अगर बहुत लाइलाज बीमारी से है, जिसके बचने की कोई संभावना नहीं है, उस कंडीशन में अगर दोस्तों जो है वो उसे दी जाए तो उसे निष्क्रिय यूथेनेशिया दी जा सकती है। क्या याद रखें, निष्क्रिय यूथेनेशिया और सक्रिय यूथेनेशिया में अंतर है। सक्रिय यूथेनेशिया का मतलब क्या है, कोई आदमियों को इंजेक्शन देकर मार दिया, जिसके हमारे यहाँ अनुमति नहीं है, जिसके यहाँ हमारे यहाँ अनुमति नहीं है। लेकिन निष्क्रिय यूथेनेशिया, कोई व्यक्ति किसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे है, वेंटिलेटर पर है, बहुत टाइम से, इस कंडीशन में दोस्तों डॉक्टरों के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा अनुमति के बाद उसे निष्क्रिय यूथेनेशिया दिया जा सकता है। तो सर नहीं, वो लीगल नहीं है शिमू, वो जो है वो लीगल नहीं है। हाँ, कुछ देशों में तो एक्टिव जो है वो यूथेनेशिया भी लीगल है। अब हमारे यहाँ जो है वो दोस्तों निष्क्रिय यूथेनेशिया लीगल है, उसके पीछे हम कारण देखते हैं। अब बताओ ये क्यों कहा जो है वो दोस्तों, जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? जब ये बात चली अरुणा शानबाग मामले में, आज भी दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में है ना, जीवन के अधिकार में जो है ना वो दोस्तों जो है वो जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। क्या है दोस्तों? गरिमा में जीवन होना चाहिए एक आदमी का। क्या होना चाहिए? गरिमा में जीवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गरिमा में जीवन होना चाहिए। जायज बात है। लेकिन कोई व्यक्ति जो कष्टप्रद जीवन जी रहा है, जिसकी संभावनाएं नहीं है, जिसकी संभावनाएं नहीं है कि यह आदमी सही हो सकता है, इस कंडीशन में उसकी मृत्यु की भी एक गरिमा है, उसे गरिमापूर्ण मृत्यु भी जो है वो मिलनी चाहिए ना। जायज बात है। ये मानते हो नहीं मानते हो? बताओ सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन सही था या नहीं था? हाँ बताओ, हाँ बताओ बताओ, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो है वो दोस्तों जो है वो ये डिसीजन था या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने पुष्पाराम जी एक बार मना किया था, उसके बाद में वो जो धार्मिक मामला उसमें इंटरफेयर नहीं किया। सही डिसीजन नहीं है। कोई व्यक्ति जो लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, कोई व्यक्ति जिसके लिए डॉक्टर रिपोर्ट दे रहा है कि संभावना नहीं है, कोई व्यक्ति जो बहुत टाइम से लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन की गरिमा है, वैसे वैसे मृत्यु की भी गरिमा है। एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण मृत्यु भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कष्टप्रद मृत्यु प्राप्त करे, वो जो है वो समस्या में रहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर लाइलाज बीमारी से ग्रसित है तो उसको आप इंजेक्शन देके तो डायरेक्टली मत मारो, लेकिन जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसको हटा दो। वो जो है वो उसे क्या हो गई? निष्क्रिय यूथेनेशिया। ये क्या हो गई? निष्क्रिय यूथेनेशिया। बताओ समझ में आया? आई बात समझ में? तभी मैंने आर्टिकल 21 तुम लोगों के लिए अलग से रखा था। इसलिए रखा था कि तुम लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, तुम लोग थोड़ा सा पढ़ सको, ध्यान दो, तो जो है वो और अच्छा लगे आर्टिकल 21। मैं ये चाह रहा था कि तुम भागादौड़ी में आर्टिकल 21 नहीं पढ़ो। सही किया अलग रख के। नहीं, अगर मैं उस समय पढ़ा था ना, तुम्हारे जल्दी रहती 20 से 22 पे जाने की, 23-24 पे जाने की, हाँ 23-24 पे जाने की, बहुत सारी चीज़ों पे जो वो इच्छा रहती है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर हो रहा है। आर्टिकल 21A भी है हमारे यहाँ पे। और दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के तहत हम लोगों ने जो है वो हमारे यहाँ प्रावधान किया, कक्षा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दोस्तों हम लोगों ने प्रदान की। इसके लिए हमने एक्ट भी बनाया 2009 में, जिसे लागू किया 1 अप्रैल 2010 को। याद रह जाएगा तुम लोगों को? आज समझ आ रहा है सर आर्टिकल 21? चलो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इसलिए मैंने 19 और 21 दोनों में जो है वो 30-30 मिनट इसलिए ली है। आर्टिकल 19 और 21 दोनों में 30-30 मिनट इसलिए लिए। और अब सबसे खतरनाक चैलेंजिंग आर्टिकल है 31। क्या है दोस्तों? आर्टिकल 31 और चैलेंजिंग है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बारे में भी हम लोग जो है वो दोस्तों बात करेंगे। तो आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन के तहत है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इसको लागू करने के लिए राइट टू एजुकेशन 2009 में लाए, जो लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ। 1 अप्रैल 2010 से हुआ। एकदम क्लियर। अब हम लोग जो है वो आर्टिकल 31 पे चलेंगे, फिर 32 पे चलेंगे, फिर 33, 34, 35 खत्म कर देंगे। फिर जो है वो 33, 34, 35 खत्म कर देंगे। 21 समझ में आया? किसी भी व्यक्ति को विधि की स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। आप लोगों को यह भी क्लियर होना चाहिए, इसमें निजता का अधिकार भी इंक्लूड है। मेनका गांधीवाद में इसकी जो है वो दोस्तों व्यापक व्याख्या की गई, जिसके अंदर सुनवाई का, सूचना का, नींद लेने का, निजता का अधिकार है। पुट्टा स्वामी मामले में कहा गया कि इसमें निजता का अधिकार भी शामिल है, राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। और अरुणा शानबाग मामले में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ निष्क्रिय यूथेनेशिया
विषय के बारे में कहा गया। और आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार जो है वो दोस्तों मेंशन किया गया, जो कि लागू 1 अप्रैल 2010 से होता है। क्या? हाँ, ये एक्ट लागू 1 अप्रैल 2010 से होता है। क्लियर? श्योर? अब 31 पे चलते हैं। अब पूरी बात 31 की है, तुम लोगों ने 30 तक पढ़ लिया। अब पूरी बात जो है वो दोस्तों जो है वो किसकी है? 31 की है। 31 के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। डन? श्योर? चलो बात करते हैं और ध्यान देते हैं आप अपन लोग कि आर्टिकल 31 में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ जो है इंक्लूड था संपत्ति। दोस्तों याद रखें, संपत्ति का अधिकार था। अब दोस्तों आर्टिकल 31 के अंदर जो है वो क्या था? संपत्ति के बारे में बात थी, संपत्ति के अधिकार के बारे में चर्चा थी। अब यहां पर दोस्तों आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार की चर्चा थी और यही आर्टिकल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। क्या याद रखना दोस्तों? हाँ, यही आर्टिकल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। आर्टिकल 19F परेशान कर रहा था और आर्टिकल 31 जो है वो दोस्तों आपको परेशान कर रहा था, क्योंकि यहां पे संपत्ति की बात थी। और संविधान के लागू होने के बाद, ठीक है गुरुजी, 22 के बाद वाले कब पढ़ाओगे? पढ़ा दिए मैंने कविता, पढ़ा दिए मैंने, कंप्लीट पढ़ा दिए। तो इसके ऊपर बबलू अपन अलग से बात करेंगे, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे संथारा का मामला हो, इनके ऊपर जो है अपन अलग से बात करेंगे। पहले अपन जो मूल अधिकार कंप्लीट करते हैं, धार्मिक विषयों पर अलग से एक क्लास रखेंगे मेंस के लिए। तो कविता मैंने पढ़ा दिए, 20 पढ़ा दिया, 22 पढ़ा दिया, 23 पढ़ा दिया, 24 पढ़ा दिया, 25 पढ़ा दिया, 26 पढ़ा दिया, 27, 28, 29, 30 पढ़ा दिया। आपने नहीं पढ़ा बेटा, रिकॉर्डेड क्लास देखो और आज जो है मूल अधिकार कंप्लीट करवा दूंगा। हाँ, संपत्ति का अधिकार जो है वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था। संपत्ति का अधिकार क्या था दोस्तों? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था। और जब सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था तो दोस्तों यहां पर सरकार ये चाहती थी कि दोस्तों जो है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन भी किया जा सकता है, क्योंकि सरकार को विकास कार्य करवाने थे और सरकार को विकास कार्य करवाना था। तो सरकार ये चाहती थी दोस्तों कि जो संपत्ति का अर्जन तो करना पड़ेगा। बताओ, काल न कोई आदमी कह दे मैं तो सड़कता नहीं जमीन कौन दूं जना, काल न कोई आदमी कह दे मैं तो सड़कता नहीं जमीन कौन दूं, तो फिर बाद में काम नहीं होगा। जमीन के लिए रास्ता दोस्तों जो है वो कैसे निकले, जमीन कैसे दोस्तों जो है वो सरकार ले सकती है, इसके लिए प्रोविजन किया गया सबसे पहले दोस्तों आपके प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 31A जोड़ा गया और 31B जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 31A जोड़ा गया और 31B जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया दोस्तों? आपके यहाँ पे 31A जोड़ा गया और 31B जोड़ा गया। और 31A के अंदर ये लिखा गया कि दोस्तों जो है वो राज्य द्वारा संपदा का अधिग्रहण किया जा सकता है। राज्य द्वारा संपदा का अधिग्रहण किया जा सकता है, अधिग्रहण किया जा सकता है। आप इसके आधार पे ये नहीं कह सकते कि आपके जो है वो मूल अधिकारों का हनन हुआ है। आप इस आधार पे जो है वो दोस्तों राज्य द्वारा संपदा का अधिग्रहण और उसका जो है वो प्रबंधन किया जा सकता है। और आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ आर्टिकल 14 और 19 का जो है वो उल्लंघन हो रहा है। ये क्योंकि सरकार को चाहिए थी भाई जमीन है। कोई आदमी कहते मैं तो नहीं दूं, कोई आदमी कहते मैं तो जो है वो जमीन नहीं दूं। तो गवर्नमेंट शुरू से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब संविधान लागू हुआ, लागू होने के 2-4 महीने बाद ही जो है वो पहले के अंदर ही जो है वो दोस्तों जो है वो बता दिया। क्लियर? ज्योतिषी मदेरना, आप अपने डॉक्यूमेंट और टीम को बता दीजिए, एक बार नोट करवा दीजिए और वो आपसे बात कर लेंगे। अगर नहीं है तो फिर बाद में मैं जो है वो कल उनसे पूछता हूँ, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, हम आपका जो है वो मोबाइल चेक करेंगे। मोबाइल इट मीन्स ये चेक नहीं करेंगे कि आपके पास आपके मोबाइल में क्या है, हम ये देखते हैं कि आपके पास कौन सा मोबाइल है। हाँ, हमें पहले से पता है इस बारे के अंदर, हम इस चीज़ को पता है कि जनता जो है वो जूते 5,000 के भी पहनते हैं और उस कंडीशन के अंदर जो है वो कोर्स के अंदर जो है उन्हें जो है वो समस्या लगती है, जो वाजिब है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट अनाथ है, वंचित है, अगर जो है ये ऐसी कंडीशन है, तो बूस्टर अकेडमी हमेशा जो है वो सहायता करती है, जितना हो सके उतनी सहायता करती है।
लेकिन कोई कोई फोन आई फोन और बाद में वो कहे टेस्ट सीरीज में गुरुजी थोड़ा देखो ने, कहीं देख का भाई हैं, देख ना कहीं है। फोन अगर जो है वो आपका जो है वो 20,000 से ज़्यादा का है और उसके बाद में बात आप ये कर रहे हो, तो उसकी उस कंडीशन में तो हमारी टीम भी तो कितनी मेहनत कर रही है। सही बात है। कुछ आराम जी कह रहे हैं सर 3 कोर्स दिलवा दिए मैंने। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ तो अभ्युदय बैच के बारे में बताओ भाई, सभी लोग जो है वो अपने साथ वालों को जरूर बताएं, तो जो है वो फिर बाद में हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा। वो अलग बात है आरती जी, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बेसिक चीज़ है, किसी की सहायता की भी जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब जो है इनको ज़रूरत होती है, तो अपन तो वैसे ही बहुत मिनिमम एकदम अफोर्डेबल में चल रहा है, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो तुम में से बहुत है जिनकी सहायता की हुई है। मानते हो ये चीज़? बहुत है, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग हैं। हाँ ओके थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। और आप इसको जो है वो डेली कॉपी पेस्ट नहीं करें, समाधान वहीं से ही होगा इस चीज़ का। सर कोई आकर्षक इनाम की घोषणा करो तब जाके हम जो है वो दूसरे को बताएंगे विद्या बेच का, ऐसे तो मत करो यार, पढ़ाई कर लो तुम लोग। चलो ठीक है, आगे बात करें, नहीं तनिष्का वही है। चलो फिर आगे बात करते हैं और आगे ध्यान देते हैं दोस्तों आपके यहाँ संपत्ति के अधिकार के बारे में। फर्स्ट 31 ए क्लियर है कि राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण व प्रबंधन किया जा सकता है। उसके बाद में मैंने तुम्हें 9वीं अनुसूची पढ़ाई थी, क्या थी 9वीं अनुसूची? हाँ फिर कह रहा हूं कॉपी पेस्ट नहीं करें, एक बात की बात 3 बार आप लिख रहे हो तो माउस है मेरे पास, अब 4 बार कमेंट कर दिया आपने। आपको पीयूष की तरह 15 दिन रेस्ट पे जाना है, क्लास की गरिमा रखें, आपकी बात नोट कर ली गई, आप एक बार वापस कॉल कर देना। लेकिन अगर आपको यही करना है तो फिर बाद में मेरे पास ऑप्शन है। हाँ आर्ट, हाँ सभी बताएं। 31 जो है वो बी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को याद करवाना चाहता हूँ 31 बी में क्या लिखा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम लोगों को अगर याद आ रहा है, तो मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को अनुसूची याद करवाई थी। 9वीं अनुसूची में क्या था? 9वीं अनुसूची में क्या था? 9वीं अनुसूची में क्या रखा गया दोस्तों? यह अनुच्छेद 31 बी जो है वो 9वीं अनुसूची को संरक्षण देता है। किसको संरक्षण देता है? कि भी कोई भी चीज जो है वो 9वीं अनुसूची में रख दी तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। एकदम क्लियर। उसके बाद में दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो आपके यहाँ पे 25वें संविधान के संशोधन के तहत, 25वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो आपके यहाँ आर्टिकल 31 सी जो है वो जोड़ा जाता है कि राज्य 39 बी और 39 सी को लागू करने के लिए 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर सकता है। अब सर ये बताओ ऐसा क्या है 39 बी सी में जिसके लिए आप कह रहे हो कि मूल अधिकार का जो है वो क्या कर सकता है? उल्लंघन कर सकता है राज्य। अब तुम लोगों को ये तीनों तभी समझ में आ पाएंगे जब आप एक बार मेरे साथ चल के 39 बी और सी पढ़ाएंगे। एक बार मेरे साथ चल के 39 बी और सी मेरे साथ पढ़ के आए तो तुम लोगों को पता चलेगा 39 बी और सी में क्या कहा गया है। समुदाय में भौतिक संसाधनों का स्वामित्व है तथा नियंत्रण इस प्रकार बांटा जाए कि सभी लोगों का हित सुनिश्चित हो जाए। मतलब एक ही आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो। हम क्या करें? जो संसाधन है उनका हम विकेंद्रीकरण करें। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की हो जिसमें धन और उत्पादन एक ही जगह केंद्रित नहीं हो। बी और सी क्या कहते हैं? आपको यहां लगेगा कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए हम फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि बी और सी को लागू करने के लिए दोस्तों जो है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो सकता है, संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है 39 बी और सी को लागू करने के लिए। और 39 बी और सी क्या है कि दोस्तों जो है कि किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली न बने, एक वर्ग की मोनोपोली न बने, संसाधन एक जगह ही पूरे नहीं हो, सबके अंदर थोड़े थोड़े बांटे जाए। तो इसके तहत हम लोगों ने क्या कहा? 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है।
जायज बात है। लेकिन इन सब के बाद में एक मास्टर स्ट्रोक खेला जाता है। अब देखो पहला क्या समझ में आया तुम्हें? 31A कहता है कि राज्य जो है वो संपदा, राज्य जो है वो संपदा का अधिग्रहण, संपदा का अधिग्रहण दोस्तों जो है वो कर सकती है। और राज्य जो है वो दोस्तों जो है वो क्या कर सकती है? अधिग्रहण के साथ साथ संपदा का प्रबंधन भी स्टेट कर सकती है। 31B क्या बोलता है कि 9वीं अनुसूची को संरक्षण मिलता है, 9वीं अनुसूची को संरक्षण मिलता है। किसी चीज को अगर 9th शेड्यूल में डाल देते हैं तो दोस्तों जो है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। 31C कहता है कि 39B और C को लागू करने के लिए 14, 19 और 31 का उल्लंघन हो सकता है। और दोस्तों ये पूरी काम तो था ही, लेकिन फिर दोस्तों आपके संपत्ति के अधिकार को जो है वो मूल अधिकार से हटा के किस में कर दिया जाता है? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर किस में कर दिया जाता है? वैधानिक अधिकार 300A में भेज दिया जाता है। क्लास रुक रही है? आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं रुक रही है। ऑडियो क्लियर है? क्या आप सुन पा रहे हो मुझे? अब 4 आर्टिकल और पढ़ाने हैं, 32, 33, 34, 35। उसके बाद में आपका क्लियर है। 31 को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। 31 को समझना बहुत जरूरी है, तभी मैं बार बार समझा रहा हूं। आर्टिकल 31 में पहले क्या था दोस्तों? संपत्ति का अधिकार जो है वो मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था। 31A के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पे जोड़ा गया है कि राज्य द्वारा, सरकार द्वारा धन संपत्ति, संपत्ति का अधिग्रहण एवं प्रबंधन किया जा सकता है। और इससे अगर 14, 19 का उल्लंघन होता है तो इस आधार पर दोस्तों जो है वो इसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। मतलब सरकार संपत्ति ले सकती है, पहली क्लियर चीज। सरकार संपत्ति, विकास कार्यों के लिए सरकार संपत्ति ले सकती है। 31B क्या कहता है? 31B में प्रोविजन किया गया, 9वीं अनुसूची का प्रोविजन किया गया, ताकि अगर किसी भी मामले को 9th शेड्यूल में अगर डाल दिया तो उसे आप न्यायालय में जाके जो है वो क्या नहीं कर सकते? चुनौती नहीं दे सकते। मेरा पढ़ाया हुआ है। अगर तुम लोगों ने अनुसूची रिवाइज नहीं की तो तुम्हारी गलती है। मैंने एक एक स्टूडेंट को समझाया हुआ है। हाँ, मैंने एक एक स्टूडेंट को समझाया हुआ है। 31C के अंदर 25वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया कि 39B और C को लागू करने के लिए दोस्तों 14, 19 और 31 मतलब संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। और अब तो सर कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 44वें संविधान संशोधन के तहत आपके संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया। मतलब सरकार कानून बना के आपसे जमीन ले सकती है, और सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया हुआ है। हाँ, पोकर कर रहे हैं इग्नोर। बताओ इलाज है तेरे पास कोई? मेरे कमेंट को इग्नोर किया जा रहा है भाई। बार बार तुम बात जो टेक्निकल टीम से पूछनी है उनसे पूछो ना, वो मुझसे क्या पूछ रहे हो? पढ़ाई से संबंधित पूछो। हाँ, कि इतने स्टूडेंट के सर जो है वो एडमिशन करवा दिया, इसमें करवा दिया। हाँ तो बोल दिया ना, टीम को बोल दो, सुबह कॉल कर लेना उनको, वो शिफ्ट कर देंगे आपको। टेंशन क्या है? हम्म, ओके, बताओ आगे। ये किस किस को समझ में आया? बताओ किस किस को समझ में आया? पंकज टीम से बात कर लो, नोट करवा दो, वो कर देंगे। जरूर गगन, बताओ किस किस को समझ में आएगा 31? जरूर। आप सूरज जो है वो टीम को नोट करवा देना। हाँ, क्यों? भाई पोकर कुमार पढ़ा लेने दो इनको। हाँ, अब हम लोगों को आर्टिकल 32, 33, 34 और पढ़ना है भाई। आपको भी सिलेक्शन लेना होगा, मैंने बोल दिया ना कि टीम से बात कर लेना, वो कर देंगे। समस्या क्या है इस चीज़ में? अब भी नहीं समझ में आ रहा क्या? सुमन 19 ऐप मैंने पहले पढ़ाया हुआ है बेटा, आप एक बार रिपीट क्लास देख सकते हैं। हाँ, और बताओ, और कोई डाउट है किसी के? अब चलो मैं, अब मेरे को 32 बहुत शिद्दत से पढ़ाना है, तभी वो समझ में आएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 31 क्लियर हो गया? ठीक है ममता।
वे कह रहा है रात को पढ़ना सही है, सुबह पढ़ना क्या छोड़ कर रहे हो, इतनी बुद्धि नहीं है। पेपर डालो तुम लोगों की अनुमति हो तो, नहीं मैं छुट्टी कर दूंगा कल से राखी की तुम्हारी। हाँ, तुम्हारी जो है कल से राखी की छुट्टी कर दूंगा, फिर बाद में ऐसे नहीं चलेगा भाई, थोड़ा ध्यान दे लो इधर। चले आगे, 32, 33, 34 पढ़ेंगे। एक चीज और बता दूं, जिन लोगों का ईगो हर्ट होता है ना, वो कमेंट सेक्शन से दूर रहें, है ना, क्योंकि बेतुकी बात करोगे ना तो दिन में 4 बार ईगो हर्ट होगा, और इतने नवाब हो तो फिर तुम लोग गलत जगह हो। क्योंकि पढ़ाई में के द्वारा बताई गई बात में अगर तुम लोगों का ईगो हर्ट होता ना, तो फिर तुम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि बेतुकी बात में मैं तुम्हारा बराबर ईगो हर्ट करूंगा, और तुम्हें बराबर जो है वो, ये तो बढ़िया है कि तुम्हारे कमेंट दूसरे को नहीं दिख रहे, ताकि थोड़ी तुम्हारा मान सम्मान थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तुम्हारा मान सम्मान थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ताकि एक दूसरे को इसलिए नहीं दिख रहे कि कहीं कल को कईयों को लो फील हो जाता है कि मेरे को सर ने ये कह दिया। हाँ, अगर मेरे पुराने स्टूडेंट से पूछोगे तो उनको पूछना कभी, ठीक है। और अपने आप को इतना भी नवाब नहीं समझेंगे तुम लोग, जो है वो यहाँ पे 1000 लोग पढ़ रहे हो और तुम्हें लगता है कि मेरी आंखों में कोई रोबोट है जो मतलब हाथों हाथ तुम्हारे सबके कमेंट देख लेगा। एक जायज प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन सारे दिन हो हा टेक्निकल टीम वाला टेक्निकल टीम से बोले, कॉलिंग टीम तुम्हारे लिए बिठाई हुई है जो कि 9 से 5 में बात करते या बात करें, वहाँ समाधान नहीं हो तो फिर बाद में जो है वो आप मेल कर दो भाई, फिर बाद में मेरे को बताओ, तब हो जाएगा। प्रदीप जी, आप इन चीज़ों के बारे में कभी अलग से डिस्कस करेंगे, एक्स सर्विसमैन को कैसे तैयारी करनी चाहिए क्या है, तो वो अलग से बात करेंगे। अब थोड़ा इधर पढ़ लो। हाँ, नहीं पीयूष को तो मैं कल परसों अनब्लॉक कराऊंगा, लेकिन 2 4 उस कैटेगरी में जाने वाले हैं। हाँ, जैसे ईशान कितना सुधर गया था, पहले ईशान के खुद के इतने मैसेज आते थे, अब ईशान कह रहा है सर इनको इग्नोर करो ना, ये ऐसे ही है। अब आ जाओ। स्टूडेंट तुम तकड़े ही घूम रहे हो यार, गजब लोग हो, बिना मतलब मूड खराब कर रहे हो। 32, 33, 34, 35 पढ़ा रहा हूँ 3 ही मिनट में, मेरे को लगता है तुम लोगों को ज़्यादा याद करवा दिया, तो 32, 33, 34, 35 तुम ही याद करवाना, मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये मैंने कल बता दिया था कि 15, 16, 19, 29 और 30 जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को है, और ये और बाद में सभी नागरिकों को प्राप्ति है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात करते हैं। यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, क्योंकि यह मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार दोस्तों देता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो, या उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है। याद रखें, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर जिसे हम रीट अधिकारिकता कहते हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या है, याद रखें, यहां पर अगर किसी भी व्यक्ति को जो है, अगर यहां पर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। 5 प्रकार की जो है वो दोस्तों रिट जारी कर सकती है। एक एक के ऊपर बात करें तो दोस्तों क्या याद रखना है, आप लोगों को ये याद रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात करते हैं। पहली रिट क्या जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से बंधक बनाया गया है तो बंधक को न्यायालय के अंदर जो है वो 24 घंटे के भीतर भीतर प्रस्तुत किया जाए, हमारे सामने लो सशरीर प्रस्तुत करो। ये हमें क्यों दिया गया ये सुप्रीम कोर्ट को, याद रखें। आप जो है वो आर्टिकल 32 और 226 में भी अंतर है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। और दोस्तों क्या याद रखना, आप लोगों को ये याद रखना है कि यह रिट जो है वो सरकारी आदमी के विरुद्ध, निजी व्यक्ति के विरुद्ध, संस्था के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, केवल पुलिस ही नहीं, कोई व्यक्ति भी तुम लोगों को जो है वो किडनैप नहीं रख सकता, याद रखें, ठीक है।
और ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके पीछे मूल भाव क्या है, आर्टिकल 21 मूल भाव है, क्योंकि हर आदमी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है वो दोस्तों हक है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कहती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। पहला क्लियर बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर दोस्तों हम बात करते हैं परमादेश। परमादेश क्या है? इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, सरकारी अधिकारियों से संबंधित है। परमादेश, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है, न्यायालय के विवेक पे डिपेंड करता है दोस्तों। निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध भी जारी नहीं की जाती है, ठीक है। और दोस्तों ये केवल और केवल परमादेश क्या है दोस्तों, याद रखें। परमादेश का मतलब ये है कि सरकार, परमादेश का मतलब क्या है, परमादेश का मतलब ये है कि जो अधिकारी है उसे आदेश दिया जाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर कार्य करें। परमादेश, ठीक है, श्योर। तो परमादेश क्या है दोस्तों? न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण क्लियर, फिर मैंडेवस क्लियर। चलो आगे। अब दोस्तों बात करते हैं अपन दो आर्टिकल्स के बारे में, और दो जो है वो उत्प्रेषण और प्रतिषेध के बारे में बात करते हैं। उत्प्रेषण या प्रतिषेध के बारे में बात करते हैं। उत्प्रेषण रीट जो है वो कोर्ट जारी करता है, और दोस्तों इसके अंदर कोई भी हायर जो है वो जुडिशरी अपने अधीनस्थ न्यायालय या किसी अधिकरण को जो है लंबित मामलों को स्थानांतरित करने के लिए पत्र जारी कर सकती है कि हमारे पास भेज दो, हमारे पास भेज दो, तुम मत देखो। उत्प्रेषण का मतलब क्या? हमारे पास भेज दो। कोई भी मामला, चाहे वो प्रोसेस में चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, कोई भी मामला हो अपने पास जो है वो ले सकती है। क्या कर सकती है दोस्तों? अपने पास ले सकती है। तो सर फिर उत्प्रेषण और प्रतिषेध में अंतर क्या है? अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। उत्प्रेषण और प्रतिषेध में क्या अंतर है? उत्प्रेषण और प्रतिषेध में जो है वो दोस्तों क्या अंतर है उसके बारे में बात करते हैं। उत्प्रेषण के तहत जो है वो दोस्तों जो है वो कोई भी मामला, प्रतिषेध के अंदर क्या अंतर है? उत्प्रेषण के अंदर कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट जो है वो अधीनस्थ कोर्ट को कह सकती है इस मामले की सुनवाई कर रहे हो, हमारे पास भेज दो, ठीक है। प्रतिषेध के अंदर दोस्तों याद रखिए सुप्रीम कोर्ट यही करता है, अधीनस्थ कोर्ट को कहता है कि तुम्हारे पास ये मामला चल रहा है, तुम सुनवाई कर रहे हो, रहने दो, हमारे पास भेज दो। लेकिन प्रतिषेध तभी जारी किया जा सकता है जब वो मामला दोस्तों विचाराधीन हो। जब वो मामला क्या हो? विचाराधीन हो, तब दोस्तों प्रतिषेध जारी किया जाता है। मतलब अगला प्रोसेस में है, उसकी सुनवाई चल रही है। उत्प्रेषण कभी भी जारी किया जा सकता है। दोनों याद रख लेना आप, उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों याद रख लेना। इसमें उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण या लंबित मामले जो भी है, पेंडिंग मामले हैं, उनको सीधे अपने पास जो है वो पत्र जारी करके कि हमारे पास भेज दो, पत्र जारी करके जो है वो हमारे पास भेज दो। हाँ, वो एक लीगल प्रोसेस है, वो इसके अंदर नहीं है पोकर, वो अलग चीज होती है, वो कोर्ट का मामला है। यहाँ मूल अधिकारों से संबंधित मामला चल रहा है। और ये भी सुप्रीम कोर्ट अपने जो है वो अधीनस्थ कोर्ट को जो है वो जारी करता है और कहता है कि जो मामला जो है वो आपके पास है वो हमारे पास भेज दो। बस दोनों में अंतर इतना से, दोनों में अंतर इतना से, उत्प्रेषण कभी भी जारी किया जा सकता है, कौन से मामले पर भी? प्रतिषेध उन मामलों में जारी किया जा सकता है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास चल रहा है, प्रोसेस में है, कि हमारे पास भेज दो। ये तीन किस किस को क्लियर है? हाँ, इंग्लिश टर्म्स भी याद रखें, इनकी जो वो इंग्लिश टर्म्स भी याद रखें, और पहले हिंदी में तो समझ लो पूरा। ये चार किस किस को क्लियर है? बंदी प्रत्यक्षीकरण संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत जो है वो दोस्तों याद रखें, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करें। उसके बाद में परमादेश, अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में जो है वो काम करें। और उसके अलावा जो है उत्प्रेषण, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ कोर्ट के मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। और दोस्तों प्रतिषेध जो है वो दोस्तों आप लोगों को याद रखना, अगर कोई मामला विचाराधीन है, प्रक्रिया में, उसे अपने पास मंगा सकता है। बस इतना ही अंतर है। अब लास्ट में आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है भाई साहब? कोई अधिकारी अवैधानिक रूप से किसी पद पर बैठा है, अवैधानिक रूप से जो है वो दोस्तों किसी पद पर बैठा है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकता है भाई आप यहाँ पे कैसे, आपकी क्या अथॉरिटी, आप यहाँ पे बैठे हो,
आपकी क्या अथॉरिटी है दोस्तों, आप यहाँ पे बैठे हो। तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर जो है वो आप लोगों को याद रखना है, अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है, आप क्या प्राधिकार से इस पद पे हैं। यदि कोई व्यक्ति अवैधानिक रूप से सार्वजनिक पद पर बैठा है तो सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा जारी करता है और पूछता है आप किस आधार पे यहाँ बैठे हो, आप किस आधार पे यहाँ बैठे हो, ये बताओ मुझे। एकदम क्लियर। पहले आप 5 चीजें क्लियर करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अंतर देखेंगे, क्योंकि रिट अधिकारिता जो है वो दोस्तों जो है वो दोनों जारी कर सकते हैं। अब क्या याद रखना है, आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा याद होना चाहिए और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन होने पर ही दोस्तों जो है वो ये रिट अधिकारिता जारी कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी जो है वो दोस्तों जो है वो ये मामला जारी कर सकता है। उसके अलावा दूसरा, जब मूल अधिकार आपके यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उस कंडीशन के अंदर आर्टिकल 32 तो जो है वो खत्म हो सकता है ना, याद होगा तुम लोगों को। तो ये याद रखें, आपातकाल के समय जो है वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जारी कर सकता, लेकिन ये हाई कोर्ट तो जो है वो जारी कर सकता है। ये इतना अंतर है, याद रह जाएगा। एकदम क्लियर। क्या याद रखना है, 32 और दोस्तों जो है वो 226 में क्या अंतर है। 32 और 226 के अंदर क्या अंतर है, ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और ये दोस्तों जो है वो हाई कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट से मामले में जारी करता है, ये फंडामेंटल राइट्स प्लस अन्य मामलों में भी जारी करता है, याद रखें। आर्टिकल 32 जो है वो आपातकाल के अंदर जो है वो दोस्तों आर्टिकल 32 जो है वो समाप्त हो सकता है, लेकिन ये तो आपातकाल के समय भी हाई कोर्ट के पास जो है वो ये पावर रहती है। याद रह जाएगा तुम लोगों को। और अब इनको वापस समझिए, हाई कोर्ट इसके अंदर ज़्यादा पावरफुल है, ये याद रखें। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना तो उन दोनों के अंदर जो है वो हम लोग जैसे और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद रख लो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, ये 24 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी की है, मतलब अब जो है वो आपको इसकी पालना करनी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर अंदर अगले को जो है सशरीर लेके आओ, जायज बात। परमादेश सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है किसी अधिकारी के लिए कि भाई तुम अपने अधिकार क्षेत्र में काम करो, तो उसको वो काम है करना पड़ेगा। उत्प्रेषण और प्रतिषेध का उपयोग सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने अधीनस्थ कोर्ट के लिए करता है कि ये मामला तुम्हारे पास चल रहा है, हमारे पास दे दो, हम देखेंगे इसको। उत्प्रेषण किसी भी कंडीशन में जारी हो सकता है, प्रतिषेध उन मामलों में जारी होता है जो मामला प्रक्रिया में विचाराधीन है, लंबित चल रहा है, उस मामले की जो है वो सुनवाई चल रही है, उसको चलती सुनवाई में जो है सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले आए। और अधिकार परीक्षा, कोई आदमी जो है वो दोस्तों जो है वो बिना अधिकार के किसी जगह बैठा है, अवैधानिक रूप से किसी पद पे बैठा है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हाँ भाई बताओ क्यों बैठे हो यहाँ पे। ये 32 जिसे दोस्तों जो है वो आत्मा भी कहा गया है संविधान का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। हाँ क्लियर। तो प्रतिषेध में विचाराधीन मामला, प्रतिषेध मतलब प्रोसेस वाले मामले भी जा सकते हैं, उत्प्रेषण में कोई भी। एकदम क्लियर। मैं फिर कह रहा हूं, तुम में से जो लोग हैं, और तो तुम लोगों ने घनी बार मूल अधिकार पढ़ा होगा, सही में पढ़ने का मजा उसको ही है जिसे पता है 15(1) में 5 आधार पे जो है वो भेदभाव नहीं हो सकता, 2 में इन जगह भेदभाव नहीं हो सकता, 3 के अंदर सर ने जो है वो ये याद करवाया कि महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं, 4 में जो है वो पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं, 5 में जो है वो अल्पसंख्यक समूह की जो शैक्षणिक संस्था है वहां पे जो है पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा, और 15(6) में जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं। 16(1) के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो आपको अवसर की समानता मिलती है, और 16(2) के अंदर दोस्तों जो है 6 आधार पे जो है वो आपके साथ भेदभाव है नहीं हो सकता। 16(3) में ये लिखा गया है कि हाँ निवास की शर्त जो है वो रखी जा सकती है। 16(4) में जो है वो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए जो है वो बात की गई है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। 16(5) में ये कहा गया है कि धार्मिक संगठन जो है वो अपने यहाँ भर्ती करे तो अपने लोगों को प्राथमिकता दे सकते हैं। और 16(6) में मैंने तुम लोगों को याद करवाया था, क्या याद करवाया था कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान है,
ये तुम्हें याद है। उसके अलावा तुम्हें ये भी याद है कि 19(1) जो था, उस 19(1) के ए के अंदर क्या है, बी के अंदर क्या है, सी के अंदर क्या है, डी के अंदर क्या है, एफ के अंदर क्या है और जी के अंदर, हाँ ए बी सी डी ई एफ जी के अंदर क्या है, एफ हटा दिया। तुम्हें पता है तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता है, बोल लिया, चलो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, सम्मेलन कर लिया, चलो संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संघ बना लिए, चलो ठीक है। भ्रमण की स्वतंत्रता है, भ्रमण कर लिया, बढ़िया। निवास की स्वतंत्रता है, निवास कर लिया, अब संपत्ति हटा दिया। फिर आजीविका की स्वतंत्रता का, हाँ गुरुजी याद हो गया हम लोगों को, याद है, हो गया। फिर तुम लोगों को मैंने 20 याद करवाया। 20 में क्या कहते हैं, 20(1) कहता है कि तत्काल विधि से ही जो है किसी व्यक्ति को जो है वो दंड दिया जाएगा। 20 का 2 ये कहता है कि जो है किसी व्यक्ति को दोहरा दंड जो है वो नहीं दिया जाएगा। और 20 का जो है वो 3 कहता है कि किसी व्यक्ति को जो है वो दोस्तों जो है स्वयं के विरुद्ध गवाही जो है वो नहीं मानी जाएगी। कहाँ सर, ये भी याद है। फिर मैंने तुम लोगों को याद करवाया और 22वां याद करवाया कि दोस्तों किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको सूचना दो और वो अपना अगला जो है वो वकील भी जो है वो परामर्श कर सकता है। 2 में कहा गया कि दोस्तों जो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लाओ। 3 में कहा गया निवारक नजरबंदी भी की जा सकती है शक के आधार पे। 4 में कहा गया निवारक नजरबंदी मैक्सिमम 3 महीने की हो सकती है, इससे आगे बढ़ाना है तो हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता वाली समिति बढ़ा सकती है। निवारक नजरबंदी में सूचना दी जा सकती है, लेकिन सूचना से जनहित प्रभावित होता है तो नहीं भी दी जा सकती। और निवारक नजरबंदी का कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों को है। याद करवाया था, एक एक चीज याद करवाई थी। उसके बाद में क्या याद करवाया, उसके बाद में मैंने तुम लोगों को याद करवाया, और क्या याद करवाया दोस्तों आपको उसके बाद में कि 25 में धर्म को मानने की, 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की, 27 के अंदर दोस्तों आप लोगों ने जो है वो टैक्स से संबंधित बात की, 28 के अंदर धार्मिक शिक्षा के बारे में बात हुई स्कूल में इनमें। हाँ बताओ, एक एक चीज क्लियर करवाई थी मैंने, एक एक चीज जो है वो क्लियर करवाई थी। बताओ तो यार, अब इससे ज्यादा और मूल अधिकार क्या पढ़ाए जा सकते हैं। एकदम क्लियर, अंडर कंट्रोल है। बहुत मतलब डिटेल में पढ़ाया है, ताकि आप अपने सीनियर से भी पूछोगे, जिसने और भी पढ़ रखा है ना, फिर आप हमें बीच बीच में पीछे का भी पूछ लिया करो। तो मैं तो पूछता ही हूँ जितना हो सके। अब थोड़ा बहुत तो रिवीजन तुम्हें भी करना पड़ेगा। हाँ चलें, अब जो है वो पढ़ा दूँ फिर छुट्टी करूँ तुम लोगों की। 34 35 36 एकदम क्लियर करवा दूँ। चलो तो फिर बाद में जो है 33 34 35 और पढ़ लेते हैं। और याद रखें ये एकदम सरल सा मामला है। 33 34 35 क्या है दोस्तों, संसद को ये अधिकार है कि मिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के लोग, खुफिया एजेंसी, इनके जो मौलिक अधिकार है इन पे संसद जो है वो दोस्तों जो है वो क्या लगा सकती है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। और इन पे जो है वो प्रतिबंध लगाने का एकमात्र उद्देश्य है कि ये लोग जो अनुशासन में रहें। याद रखें। और इसके तहत कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है, राज्य विधान को नहीं है। इसको है केवल और केवल संसद को है। क्या याद रखना है दोस्तों आप लोगों, हाँ कल का अवकाश रहेगा सभी का, याद रखें। कल का जो है वो अवकाश रहेगा, तो याद रखें अनुच्छेद 33 क्या रखना आप लोगों को याद रखना। मेरी तो क्लास होगी भी, क्योंकि मैं तो फिर बाद में जाऊंगा तो एक क्लास लेऊंगा दिन में, और सबका अवकाश रहेगा, मेरी क्लास रहेगी। सुबह तुम आराम से जो सेलिब्रेट करो स्वतंत्रता दिवस की, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और कल आप लोगों का जो है वो अभ्युदय बैच के अंदर ऑफर भी है, तो अपने साथ वालों को जरूर बताएं। हाँ अब दोस्तों जो है वो आर्टिकल 33 क्या कहता है, आर्टिकल 33 क्या, युक्त युक्त प्रतिबंध का क्या मतलब है। धर्मपाल जी, अब कोई आदमी सेना में और वो बोले मेरे को तो बोलने की स्वतंत्रता है, मैं तो कुछ ही बता दूंगा, तो बताओ ऐसे थोड़ी चलेगा। कोई आदमी कूप एजेंसी में और वो बोले नहीं नहीं मेरे तो निजता का अधिकार है, मैं तो नहीं दिखाऊं, मैं तो जो है वो कुछ ही बता दूं आपकी खुफिया बात, ऐसे थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा ना।
मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईबी, खुफिया एजेंसी में जो लोग काम करते हैं ना, उन लोगों में अनुशासन बनाए रखने के लिए दोस्तों जो है वो सरकार उनके मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त मतलब कुछ सही तार्किक प्रतिबंध लगा सकती है। बताओ होना चाहिए था नहीं? ये संसद के पास अधिकार है, संसद इसके तहत जो है वो दोस्तों कर सकती है। बताओ एकदम क्लियर? हाँ एकदम जो है वो क्लियर। तो अनुच्छेद 33 जो है ये संसद को ये अधिकार देता है कि सशस्त्र बल, समझ में आया तुम लोगों को? अब गगन बोलेगा सर मुझे तो अब समझ में आया पहली बार। एक तो कहीं तो जानबूझ के इतनी तारीफ करते हैं, डट जाओ तुम लोग, यूट्यूब पे तो करते हो नहीं, यहाँ तुमसे कितनी करवा लो। हाँ क्या याद रखना है तुम लोगों को कि सशस्त्र बल आपका जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्मी, खुफिया एजेंसी के लोग, इनको जो है वो दोस्तों इनके मूल अधिकारों पे थोड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उनका उद्देश्य इनके मूल अधिकार छीनना नहीं है, इनमें अनुशासन बनाए रखना है। तो 33 का मतलब संसद, एकदम क्लियर। फिर मामला है दोस्तों जहां पे मार्शल लॉ लागू हो, वहां लोगों के मूल अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं। सैन्य लॉ मानते हो? आपने सुना होगा कभी कभी, हाँ अपस्पा, पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो है वो दोस्तों, टाडा एक्ट हुआ करता था पहले आपके यहाँ, टेररिज्म जो है वो रोकने का एक्ट था। तो कहीं पे भी सैन्य लॉ लगा हुआ हो, वहां पे कोई, हाँ मार्शल लॉ लगा हुआ हो, कहीं पे दोस्तों कर्फ्यू लगा हुआ हो, उस कंडीशन में कोई आदमी बोले मेरे को तो घूमने की स्वतंत्रता है, मेरे को तो घूमने की स्वतंत्रता है, तो कैसे चलेगा थोड़ी भाई, तेरे को घूमने की स्वतंत्रता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सैन्य लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है। आप बोल रहे हो कि मेरा तो मूल अधिकार है। नहीं, तो जहां पे सैन्य विधि लागू है वहां मूल अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वहां पे मूल अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। याद रह जाएगा? श्योर? पक्की बात? अब दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति जो है वो केवल संसद में है। मूल अधिकारों के मामले में राज्य विधानमंडल जो है वो दोस्तों जो है वो कानून नहीं बना सकता। अब मैं याद करवाता हूं तुम लोगों को, तुम वैसे नवाब हो कि 31 तो तुम्हें याद है, 32 तुम्हें संवैधानिक उपचारों का अधिकार पता है, 33, 34, 35 एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो। सेना, सैन्य विधि, सेना, सैन्य विधि और दोस्तों जो है वो संसद, एक बार लिखो सभी, फिर वापस याद करवाता हूं। पहला क्या है? 33 कहता है सेना के जवानों पे जो मूल अधिकार है उन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्योंकि अनुशासन के लिए हम कर रहे हैं। याद रह जाएगा। 34 सैन्य विधि कहीं लगा हुआ है, मार्शल लॉ कहां लगा हुआ है, चाहे वो आपका कर्फ्यू लगा हुआ हो, चाहे पोटा एक्ट हो, अफस्पा हो, आपके यहाँ मीजा एक्ट लगा हुआ हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो मूल अधिकारों पर जो है वो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और मूल अधिकार से संबंधित कानून कौन बना सकता है? मूल अधिकार से संबंधित कानून जो है वो केवल संसद बना सकती है। कंप्लीट। मूल अधिकार से संबंधित कानून जो है वो केवल कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। तो सेना, सैन्य विधि और संसद लिखो भाई। अब मेरे हिसाब से तुम्हें कभी तुम मूल अधिकार नहीं भूलोगे, बढ़िया जी लगा के मूल अधिकार जो है वो तुम लोग जो अच्छे से कवर करो। हाँ अब कभी नहीं भूलोगे, तुम लोग नहीं भूलोगे ना? कंप्लीट है। टाइम लगा, 4-5 दिन लग गए, मुझे भी पता है, लेकिन आशा करता हूं कि अब जो है तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। सेना, मिलिट्री लॉ और संसद, ये कभी नहीं भूलोगे। 33, 34, 35 याद ही नहीं करती जनता। 33 क्या कहता है? सेना के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स जो है वो उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उद्देश्य है डिसिप्लिन। जहां मार्शल लॉ लग रखा है वहां पे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संसद जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। याद हो गए सारे? एक एक। 12 के अंदर राज्य की परिभाषा, 13 में विधि की बात, 14 में विधि के समक्ष समानता समान संरक्षण, 15 में 5 आधार पे भेदभाव नहीं, 16 में 6 आधार पे भेदभाव नहीं, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 के अंदर अपराध की बात हुई, 21 के अंदर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21A के अंदर जो है शिक्षा का अधिकार, 22 के अंदर दोस्तों गिरफ्तारी से जो है वो संरक्षण, उसके बाद में 23 के अंदर मानव दुर्व्यापार, बेगारी, बलात्श्रम को रोकना, और 24 के अंदर जो है वो 14 साल से कम वाले बच्चों को कारखानों में
नहीं लगाया जा सकता। 25 जो है वो धर्म के आचरण की स्वतंत्रता, मान्य प्रचार की स्वतंत्रता, और जो है वो आपके यहाँ पे 26 जो है वो धार्मिक विषयों का प्रबंधन, आप जो है वो संस्था बना सकते हो। और जो है वो 27 जो है वो कहता है कि धर्म के जो है वो धर्म के लिए कर नहीं लगाया जाएगा, या कर का पैसा धर्म विशेष की वृद्धि में नहीं लगाया जाएगा। और 28 कहता है कि धार्मिक मामलों के अंदर धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रोविजन। 29 जो है नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। और 30 कहता है कि दोस्तों जो है भाषा एवं धार्मिक आधार के जो आपके जो है वो अल्पसंख्यक है वो अपने शिक्षण संस्थाएं जो है वो चालू कर सकते हैं, उनके लिए सरकार सहायता देगी। 31 के अंदर एक कहता है कि राज्य जो है संपदा का अधिग्रहण कर सकती है, वेद है। 31 बी कहता है 9वीं अनुसूची को जो है वो दोस्तों संरक्षण मिलता है। 31 सी कहता है कि 29 बी और सी को लागू करने के लिए 14, 19, 31 का उल्लंघन हो सकता है। और उसके बाद में आप 32 पढ़ते हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को 32 और हाई कोर्ट में 226 के तहत रिट अधिकारिता की जो है वो दोस्तों यहाँ पे जो ताकत है। और उसके बाद में 33 के अंदर सेना को जो है उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं। सैन्य लो लग रखे हैं तो वहां लोगों पे प्रतिबंध लग सकते हैं, और संसद कानून बना सकती है। डन। ऐसे याद करनी है तुम्हें पूरी पॉलिटी। बढ़िया बात है। तुम जाओ। हाँ, जीटी करंट के बुक का दीदार करवा दो, करवा देंगे भाई, इतनी क्या जल्दी है, करवा देंगे। चले आगे। अपने साथ वालों को थोड़ा सा अभ्युदय बैच के लिए समय निकाल के इस राखी तक एटलीस्ट बताएं भाई। स्थिति अगर पूर्णतः नियंत्रण में है तो आने वाले अभ्युदय बैच के बारे में बताएं। मैं आप लोगों के लिए कल जो है वो आरएस वालों के लिए कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, जिसमें रेफर वाला काम तो जब होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले जो है वो एक काम जो है वो और होगा। ठीक है, चलें। चलो तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। कल मिलते हैं फिर। सभी को स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।